और मैं आपको भी चाहूंगा कि 10 मार्च को आप भी आए, आप भी शपथ ग्रहण में शामिल हो, हम भी रहेंगे वहां, लेकिन बीजेपी सरकार नहीं बनेगी, ये पूरा विश्वास दबे शब्दों में आपने जो आपके उपासक की ओर इशारा किया है जी। तो नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश के चुनावों के मद्देनजर 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं। कयास अपनी अपनी जगह लगाए जा रहे हैं कि किस पार्टी ने कितना बेहतर प्रदर्शन किया है और सत्ता में बैठी बीजेपी को कितनी सीटों से हाथ धोने पड़ेंगे, या हो सकता है कि उनके जो दावे हैं 300 पार के, उस पर वो कायम भी रहें। इन कयासों के बीच अभी सिर्फ 2 ही चरण हुए हैं। 7 चरणों में पूरे चुनाव जो हैं वो कराए जाने हैं। तीसरे चरण की ओर सबकी निगाहें हैं और बेहद अहम भी है तीसरा चरण, क्योंकि 16 जिलों को और 59 विधानसभा सीटों को समेटकर ये तीसरा चरण संपन्न कराया जाना है। ऐसे में लगभग सब इसकी कवरेज कर रहे हैं। हम भी आप तक लगातार इसकी जो कवरेज है और जो तमाम पार्टियों की जो चुनावी यात्राएं हैं, जो जनसभाएं हैं, वो पहुंचा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ इस वक्त भंते सुमित रतन जी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेहद अहम नजरिया रखते हैं। बेहद अहम नजरिया इसलिए क्योंकि लगभग सभी राजनेताओं से इनके अच्छे संबंध हैं और सबसे अक्सर आप मिलते रहते हैं जी। तो सर, आपको तो अंदर की बातें पता होंगी जो शायद जनता को नहीं पता हो। आपको क्या लग रहा है कि जो 2 चरण हुए हैं उसमें बीजेपी ने, समाजवादी पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी ने, जो या और भी जो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, किस तरीके का प्रदर्शन रहा है? आपको किसकी अच्छी परफॉर्मेंस लग रही है? अब की बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई पार्टी चुनाव लड़ ही नहीं रही है, कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ ही नहीं रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश की आम जनता बदलाव के लिए चुनाव लड़ रही है, आम जनता। और पहली बार ऐसा देखा गया कि समतावादी, मानवतावादी, विज्ञानवादी, समता परख लोग बीजेपी को भगाने के लिए साइलेंट होकर, गांव-गांव घूमकर, मान्यवर कांशीराम के लगभग 5000 चेले, बुद्ध के आंदोलन के और इस धर्मनिरपेक्ष भारत की परिकल्पना के लगभग 10,000 लोग अंदर खाने बीजेपी को भगाने की पूरी मुहिम चला रहे हैं। मैं जहां जाता हूं वो साइलेंट मुझे मिल जाते हैं। इससे मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत बड़ा खेल होने वाला है और उत्तर प्रदेश से बीजेपी भागने वाली है। क्योंकि यहाँ पे सर बीएसपी की परफॉर्मेंस को लेकर जब 2 चरण हुए और हमने लोगों से बातें की, तो और जो एग्जिट पोल्स के जो नतीजे आ रहे थे उससे ये साफ हुआ कि बीएसपी को अब तक जहां बताया जा रहा था कि रेस में नहीं है या 2 तरफा चुनाव हो रहा है, बीएसपी की परफॉर्मेंस पे लोगों ने बात करनी शुरू कर दी कि हर जगह से लगभग कुछ सीटें बीएसपी की आ रही हैं। तो ऐसे में अब तक जिस पार्टी की बातें नहीं हो रही थी, 2 चरणों में उसकी बातें होने लगी, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, इस समय जो आम जनमानस है उत्तर प्रदेश का, वो इस स्थिति पर वोट कर रहा है कि जो बीजेपी को हराएगा वही हमारा वोट पाएगा। ऐसी स्थिति में जिस विधानसभा पर अगर कोई निर्दल भी बीजेपी को हरा रहा होगा तो उसके साथ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई हाथी वाला बीजेपी के खिलाफ खड़ा होकर दिखाई दे रहा है तो आम जनमानस उसके साथ खड़ा हो जा रहा है। अगर कोई साइकिल वाला बीजेपी के खिलाफ लड़ता हुआ और उन्हें हराता हुआ दिख रहा है तो आम जनमानस उसके साथ खड़ा हो जा रहा है। इस समय चुनाव इस स्थिति पर लड़ा जा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मजबूती से बीजेपी को हराएगा, आम जनमानस उसी को वोट डाल रहा है। ऐसा मैं ऑब्जर्वेट कर रहा हूं, देख भी रहा हूं, और पूरे प्रदेश के 75 जनपदों के एक-एक आदमी के अलग-अलग कम्युनिटी के लोगों से मेरा जुड़ाव है, सबसे मेरी बातें हो रही हैं। इसी सिस्टम के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। अखिलेश यादव एक जिस गठबंधन के साथ चल रहे हैं और जिस तरीके की नई रणनीति वो अपना रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, ममता बनर्जी आती है उनके प्रचार के लिए। उसके अलावा आज हम देखते हैं कि मुलायम सिंह यादव जा रहे हैं उनके लिए करहल, उनके विधानसभा सीट से अपने बेटे के लिए वोट मांगने। तो उनकी राजनीति को किस तरीके से समझ रहे हैं आप? देखिए, बीजेपी को भगाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जितने भी राजनीतिक लोग हैं, जो मुख्यमंत्री हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या अलग ओहदा रखते हैं राजनीति में, वो सारे के सारे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए अपना संघर्ष जारी कर रहे हैं। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं भी उसी व्यक्ति को अच्छा नेता मान रहा हूं इस समय कि जो मान्यवर साहब के उस स्लोगन को चरितार्थ कर रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो राजनीतिक पार्टी एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी को, हक वंचित, असहाय, कमेरा समाज को टिकट के अनुसार हिस्सेदारी दे रही है, उसी में वोट किया जा रहा है। और जो बीजेपी को हराने में कैपेबल है, मजबूत है, सक्षम है, वही वोट डाला जा रहा है। हमने सभी लोगों से अपील की है कि वोट खराब मत करना। अगर वोट खराब कर दिया
तो बीजेपी फिर आ सकती है। इसलिए जो मजबूती से हरा रहा हो वही वोट डाला जाए। भंते जी, एक और सवाल जो बहुत जरूरी है, चंद्रशेखर आजाद रावण, उनसे भी आप मिलते रहते हैं, आपकी तस्वीरें लगातार उनके साथ सामने आती हैं। वो अभी जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बराबर में वो अपनी प्रतिस्पर्धा दे रहे हैं। इस फैसले को कई लोग कहते हैं कि बहुत साहसिक है, कई लोगों का कहना है कि वोट कटेगा, उनसे फायदा होगा बीजेपी को। इस पर आपकी राय क्या है? चंद्रशेखर एक बहादुर युवा है। चंद्रशेखर बुद्ध और बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाला युवा है। हम उसे बेहद मोहब्बत करते हैं और हमने प्रयास भी किया था कि चंद्रशेखर बीजेपी के खिलाफ एक मजबूती से लड़ रहे गठबंधन का हिस्सा बने, लेकिन वो संभव नहीं हो सका। वो अपने अपने कारण रहते हैं पार्टियों के। मैं आपको बता दूं, मान्यवर कांसीराम साहब कई बार बड़े बड़े लोगों के सामने चुनाव लड़े। राम मनोहर लोहिया स्वयं नेहरू के सामने चुनाव लड़ते थे। तो ये जो लोग, जिसे बड़ा सफर तय करना हो, जिसे लंबी राजनीति करनी हो, वो हमेशा ऐसा करता है और लोकतंत्र में 5 साल बाद फिर मौका मिलेगा। चंद्रशेखर आज मजबूती से लड़ रहा है, उसकी बहादुरी की दाग दे रहा हूं कि कम से कम उसमें इतनी हिम्मत है, जरूरत है कि वो तानाशाह के खिलाफ लड़ रहा है। ओम प्रकाश राजभर के बारे में अभी उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कहते हैं कि उन पर हमला हुआ है और उनके इस हमले के पीछे योगी आदित्यनाथ की साजिश है, वो उन्हें मरवाना चाहते हैं और चुनाव आयोग से उन्होंने सुरक्षा भी मांगी है। तो इस तरीके की राजनीति क्या सिर्फ ये वोट गेन वाली राजनीति है या फिर इसके पीछे कुछ असलियत है, मकसद है कुछ? आदरणीय पूजा जी, जो लोग फर्जी किसान कानून बनाकर 700 किसानों की हत्या कर सकते हैं, वो किसी नेता को भी मार सकते हैं। वो कल बौद्ध भिक्षु सुमित रतन को भी गोली से मरवा सकते हैं। उनके लिए कुछ भी संभव है, क्योंकि वो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, वो बांटने वाले लोग हैं, वो लूटने वाले लोग हैं। और इवन मैं बता दूं आपको, उनके ही नजदीकी, उनके ही रिश्तेदार भारत से करोड़ों अरबों रुपया लूट करके गुजराती देश से भाग गए हैं। ये लोग उनको तो पकड़ नहीं रहे हैं। जो लोग ईमानदार है, सच्चा है, अच्छा है, जो संविधान के साथ खड़ा है, उसके साथ अन्याय करना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जनता मुंह तोड़ के जवाब इन्हें देगी। लखीमपुर खीरी का जो कांड हुआ था, आप भी वहां गए थे, आप वहां प्रत्यक्षदर्शी थे, जो परिवार थे जिन्होंने अपनों को खोया, आप उनके बीच गए, हमने भी वो कवरेज की। लेकिन उसको लेकर एक आंदोलन भी हुआ, किसान संगठनों में दोबारा से एक नया प्रतिरोध उनमें आ गया। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही पहले चरण के चुनाव संपन्न होते हैं, जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की ज्यादा दावेदारी थी, उसके बाद हम देखते हैं कि जो गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं उनको छोड़ दिया जाता है। तो इसका कितना असर पड़ेगा आने वाले चरणों पर? देखिए, पूरा किसान, और लगभग मेरा मानना है कि भारत में 70% किसान है। जिसके पास 1 बीघा भी जमीन है उसे भी हम किसान मानते हैं। कोई किसान इनके साथ नहीं है। और किसानों के द्वारा पैदा किए गए अनाज को जो खाते हैं, एक खेती करने वाला और खेती का अनाज खाने वाला, दोनों ही लोग बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए। अब देखना, इनकी जमानतें जब्त होंगी। मैं आपको बता रहा हूं, आज इनकी जमानतें जब्त होंगी। बहुत बुरी इनकी स्थिति होगी, क्योंकि इन्होंने भी किसी स्तर पर दुख देने में कोताही नहीं बरती है पूरे उत्तर प्रदेश में। इसलिए आप देखना, ऐसा ही होने वाला है। लेकिन अभी भी लगातार हम रैलियों का दौर देखिए, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, लगातार प्रधानमंत्री की रैलियां चल रही हैं। कल ही प्रधानमंत्री सीतापुर में थे। तो इस तरीके की जो कोशिशें हैं बीजेपी की, वो अभी भी जारी है और अभी भी उनके नारे और जो उनके पोस्ट आते हैं ट्विटर पे, अगर आप देखें तो जिस तरीके की राजनीति वो कर रहे हैं, चाहे वो खुद मुख्यमंत्री हों, उनका एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि गजवाए हिंद का सपना कभी पूरा नहीं होगा और शरीयत लागू हो देश में, ये कयामत तक हम होने नहीं देंगे। इस तरीके की जो शब्दावली है, उसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, पहले ये चर्चा की गई कि चाय बेचने वाला है, ओबीसी का आदमी है। जब आया तो लोगों ने बड़ा प्यार और मोहब्बत दिखाई आदरणीय नरेंद्र मोदी के लिए। धीरे धीरे जब वो जुमलेबाज साबित हो गए, झूठे साबित हो गए और वो अत्याचारी साबित हो गए और उन्होंने हिंसा भी की, उसका कारण बहुत सारे हिंसा के उदाहरण हैं आपके सामने। अब उन्हें कोई हल्के में नहीं लेता है, अब कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। कहने का मतलब, जैसे पहले मिश्रा जो हमारे वो थे, जो क्या नाम उनका, जो कॉमेडियन है, क्या नाम है उनका, जो टीवी पे शो आता है जिनका, कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा के शो को जो लोग सुनकर के हंसते थे, इस समय नरेंद्र मोदी के चुनावी भाषण को देखकर के लोग हंसते हैं। इस समय उनका भाषण सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए रह गया है।
मैं पूछता हूं कि क्या गंभीरता है, बोले कुछ नहीं बनते, जब भी मेरा हंसने का मन होता है तो नरेंद्र मोदी का हम भाषण सुन लेते हैं, पूरा आनंद आ जाता है, क्योंकि इतना बढ़िया हंसाने वाला, इतना बढ़िया मनोरंजन करने वाला दूसरा कोई कॉमेडियन नहीं है। ये उनकी इस समय स्थिति हो गई है। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जितना इन्होंने भारत का, भारत की अस्मिता का, संस्कृति का और महाभारत के महापुरुषों का अपमान किया है, इतना कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। लेकिन वही प्रधानमंत्री हैं और उन्हीं के चेहरे पर अभी 5 राज्यों में लगातार बीजेपी प्रचार कर रही है और उन्हीं को अपना फेस बनाकर उत्तर प्रदेश में भी अगर हम देखें तो उन्हीं के फेस पर वोट मांगे जा रहे हैं लोगों से। जी, कोई वोट नहीं देने वाला उन्हें, बहुत स्थिति खराब है उनकी। इस समय बीजेपी के नेताओं को सोने की दवा खा करके सोना पड़ रहा है, उनको नींदें नहीं आ रही हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत स्थिति गंभीर है। आखिरी सवाल आपसे चाहूंगी भंते जी कि 10 मार्च को किस राजनीतिक पार्टी की ओर आप देख रहे हैं, आपको ज्यादा उम्मीदें किससे हैं, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, ये तो तय है कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। अब बीजेपी के अलावा कौन सरकार बनाता है वो हमारा उपासक होगा, मेरा होगा, और उसके साथ हमारा समर्थन होगा, मंगल कामनाएं होंगी। और मैं आपको भी चाहूंगा कि 10 मार्च को आप भी आएं, आप भी शपथ ग्रहण में शामिल हो, हम भी रहेंगे वहां, लेकिन बीजेपी सरकार नहीं बनेगी, ये पूरा विश्वास। दवेश शब्दों में आपने जो आपके उपासक की ओर इशारा किया है जी, तो लगभग यहाँ जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी आपसे जुड़ी हैं, सभी आपके उपासक हैं। सारी पार्टियां हमारी, सारी पार्टियों के नेता हमारे हैं। जो बीजेपी को हराएगा उसी को हमारा वोट जाएगा। और हम भारत को बचाने के लिए, धर्मनिरपेक्ष देश को बचाने के लिए अपील करते हैं कि अगर आज भी तुम जिंदा हो, सांसें तुम में बची हो, तो बीजेपी को भगाने के लिए वोट करिए और इनको इतना लंबा भगा दीजिए कि 50 साल में भी वापस ना आ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।